बायोमोलिक्यूल चैप्टर को जारी रखते हुए आज हम करने वाले हैं डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। देखिए टॉपिक का नाम क्या लिखा है, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। व्हाट आर डाइसैकेराइड्स? डाइसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो वाटर से रिएक्शन करने पर दो सिंपल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएं, दो सिंपल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएं। और वाटर के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो सिंपल स्टेटमेंट आ गई, डाइसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पर, वाटर से रिएक्शन करने पर दो सिंपल यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे देखिए, अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करें तो हमें दो सिंपल यूनिट मिल जाएंगी, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, सिंपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करें, वाटर से रिएक्शन करें, तो हमें दो सिंपल यूनिट मिल जाएंगी और दोनों सिंपल यूनिट सेम होंगी, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करें तो हमें दो सिंपल यूनिट मिल जाएंगी, बीटा डी लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। सिंपल हो गया। तो डाइसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो वाटर से रिएक्शन करने पर दो सिंपल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएं। इन सिंपल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। तो सिंपल यूनिट का नाम क्या होता है? मोनोसैकेराइड। तो सुक्रोज बनेगा दो मोनोसैकेराइड से, उस तरह माल्टोज बनेगा दो मोनोसैकेराइड से, उस तरह लैक्टोज बनेगा दो मोनोसैकेराइड से। बहुत सिंपल हो गया। अब देखें, अब क्या है भैया, मोनोसैकेराइड कंबाइन होंगे तो कोई ना कोई बंधन तो होगा, कोई ना कोई रिश्ता तो होगा, कोई ना कोई लिंकेज तो होगा, कोई ना कोई बॉन्ड तो होगा। उस रिश्ते को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो मोनोसैकेराइड जब कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में एक लिंकेज आती है, जिस लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। देखिए अब क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, बीटा डी फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, C1C2 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाएगी। वो देखिए जरा सुक्रोज को, वो जो ऑक्सीजन देख रहे हैं ना, ऑक्साइड, उसी ऑक्साइड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप बोलेंगे कहां से आया ऑक्साइड? ये हम चेक करते हैं। फर्स्ट कार्बन पर OH होता है, सेकंड कार्बन पर भी OH होता है। ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो H यहां से, OH यहां से, वाटर निकल जाएगा, जो बचा ऑक्सीजन वही है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कितना आसान है। तो इसका फर्स्ट कार्बन, इसका सेकंड कार्बन, C1C2 की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाएगी। ये सुक्रोज हो गया। अब माल्टोज को देख लीजिए, माल्टोज में क्या होगा, इसका फर्स्ट कार्बन, इसका फोर्थ कार्बन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब है लैक्टोज, लैक्टोज में क्या होगा, ग्लैक्टोज का फर्स्ट कार्बन होगा, ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन होगा, बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाएगी। तो लैक्टोज को जरा देखिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑक्सीजन जो है वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ऑक्साइड लिंकेज जो है वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो दो मोनोसैकेराइड जिस लिंकेज से कंबाइन होंगे उस लिंकेज को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। आपको समझ आ गया। अब ये स्ट्रक्चर आपको हर जगह याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस सुक्रोज में याद कर लेना है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। पीछे आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे, वहां से आप देख सकते हैं और फिर जाके आप बता सकते हैं एग्जामिनर को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है। वैसे तो आजकल एग्जाम में स्ट्रक्चर देने की भी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप तीनों में से किसी एक का याद कर सकते हैं, जैसे सुक्रोज का याद कर सकते हैं, है ना। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। अब देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे शुगर्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट के लिए पॉजिटिव रिस्पांस दे दें, जो टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट के लिए पॉजिटिव रिस्पांस दे दें, उन्हें कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और ऐसे शुगर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट को भाव न दे, उसको नेगेटिव रिस्पांस दे, उन्हें कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट कहां था? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर में था, वहां डिटेल में वो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। यहां पर तो आप बस याद कर लीजिए रिड्यूसिंग शुगर क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। तो रिड्यूसिंग शुगर वो है जो टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट के लिए पॉजिटिव रिस्पांस दे दें, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो है जो टॉलेंस फेलिंग टेस्ट के लिए पॉजिटिव रिस्पांस ना दे। तो सिंपल है, सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप काफी काम आएगा। अब हमने डाइसैकेराइड को कर लिया फिनिश बच्चों, अब हम करेंगे पॉलीसैकेराइड। एक और बात इंपॉर्टेंट जो बताना भूल गया, लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है। मिल्क शुगर का मतलब होता है मिल्क के अंदर जो मिठास होती है, दूध के अंदर जो मिठास होती है वो लैक्टोज की होती है। ठीक है, तो मिल्क शुगर है लैक्टोज, ये आपको याद कर लेना है। सिंपल। अब बारी है पॉलीसैकेराइड की, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। जिस तरह से डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं, उसी तरह पॉलीसैकेराइड कई सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं, यानी कि पॉलीसैकेराइड में कई सारी सिंपलर यूनिट होंगी। सिंपल हो गया। देखिए डेफिनेशन क्या है, पॉलीसैकेराइड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और सभी मोनोसैकेराइड के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ये तो आपको पता ही लग गया। ठीक है, सिंपल। अब देखिए तीन पॉलीसैकेराइड आपके कोर्स में, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन।
सिंपल है बच्चों, अच्छे से याद कर लेना, बड़ा आसान है। स्टार्च जिस मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है उसे कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज या सिंपल ग्लूकोज। तो बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट कंबाइन होंगी, मैनी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट कंबाइन होंगी, तब जाके स्टार्च बनेगा। स्टार्च कहां होता है? प्लांट में स्टोर रहता है और ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा डाइटरी सोर्स है। ये तो आप सबको पता होगा, 10th क्लास हमने पढ़ा होगा। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड कौन है स्टार्च के अंदर? अल्फा डी ग्लूकोज, और कई सारे अल्फा डी ग्लूकोज है, कई सारे, ढेर सारे। ठीक है, अब स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एमाइलोज होता है, एक एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, यहां पर मैं एक और बात मुझे लिखना था, C1 C6 भी लिखना था। चलिए इसके बारे में बात हम कर लेंगे। चलिए, दो कंपोनेंट होते हैं स्टार्च के, एक एमाइलोज, दूसरा एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज होता है वो आपका अनब्रांच होता है, अनब्रांच, ब्रांचिंग नहीं होती, यानी कि सीधा होगा, एकदम सीधा। ठीक है, और एमाइलोपेक्टिन ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग हो जाएगी इस तरह से। देखिए इस तरह से वहां पर एक ब्रांचिंग हो जाएगी। मैं आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए सामने, आपके सामने पहला है एमाइलोज, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। आप एमाइलोज को देख रहे होंगे, C1 C4, C1 C4 के क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, सीधी चेन एकदम। और आप एमाइलोपेक्टिन को देख रहे होंगे, पहले तो सीधी चेन बनी C1 C4 की, फिर ब्रांचिंग आ गई C1 C6। देखिए C1 C6 ब्रांचिंग आ गई, कितना सिंपल है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करने हैं, सिंपल आपको बस जान लेना है। ठीक है, तो जब हम एमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे तो वहां C1 C4 होगा और C1 C6 भी होगा। C1 C4 तो जैसे स्ट्रेट चेन होगी, अनब्रांच चेन होगी, और C1 C6 में ब्रांचिंग हो जाएगी। ये आपने देख लिया होगा, स्ट्रक्चर वहां पर मौजूद है। अब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस आता है। सबसे पहला बच्चों डिफरेंस है चेन का। चेन का डिफरेंस क्या है? चेन का डिफरेंस ये है कि वो अनब्रांच चेन है और उसमें क्या होगी? ब्रांचिंग होगी। दूसरा है बच्चों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब हम एमाइलोज की बात करेंगे C1 C4 लिंकेज होगी, और एमाइलोपेक्टिन में C1 C4 C1 C6। ठीक है, C1 C4 में क्या क्या होगा? C1 C4 में सीधी चेन होगी, C1 C6 में ब्रांचिंग होगी। तीसरा है बच्चों, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, सॉल्युबिलिटी। जो एमाइलोज है वो लेस सॉल्युबल इन वाटर है और एमाइलोपेक्टिन मोर सॉल्युबल इन वाटर है। और चौथा परसेंटेज है, जो आपका एमाइलोज है वो 20 से 30% है, और यानी कि पूरे स्टार्च में 20 से 30% आपका एमाइलोज होता है, और एमाइलोपेक्टिन जो है वो 60 से 70% है स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च अगर 100% हम ले लें तो 20 से 30% उसमें एमाइलोज होगा और 60 से 70% में एमाइलोपेक्टिन होगा। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद है बच्चों सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज भी कहां स्टोर रहता है? प्लांट में, और प्लांट के सेल वॉल में रहता है। ठीक है, सेल्यूलोज को ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ओके, अब ये कैसे बनता है? मैनी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, मैनी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, मैनी। वहां पर अल्फा डी होगा तो यहां बीटा डी होगा, बड़ा आसान हो गया। C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, आप देख सकते हैं यहां पर सिंपल सेल्यूलोज को C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अच्छे से जरा देख लीजिए, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत तो मैं बिल्कुल भी नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं है, बस आप कॉमन सेंस है यहां पर कि आपको कैसे याद करना है। मैनी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, जो मोनोसैकेराइड है सेल्यूलोज में वो बीटा डी ग्लूकोज है, और जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी वो C1 C4 के बीच में बनेगी। लास्ट है बच्चों ग्लाइकोजन। ठीक है, देखो नोट्स हैं, बड़ा आसान नोट है, बहुत सिंपल नोट है। जो ग्लूकोज हमारे एनिमल में स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है। कितना सीधा सीधा आपके सामने लिखा हुआ है। ग्लूकोज स्टोर इन एनिमल्स एज ग्लाइकोजन। एनिमल मतलब हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। सिंपल हो गया। अच्छा, प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। ये कहां कहां स्टोर होता है? लिवर में, मसल्स में और ब्रेन में, इन 3 जगह पर स्टोर रहता है। कौन? ग्लूकोज। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, चलिए, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो एंजाइम इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल, एंजाइम ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, एंजाइम ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है। इस तरह से बच्चों हमने पढ़ लिया ग्लाइकोजन क्या है। अच्छा, ये एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है। एनिमल स्टार्च के नाम से इसलिए जाना जाता है, एक तो भैया हमें पता लग गया कि ग्लूकोज हमारे एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है, ये हमें पता लग गया। दूसरा, स्टार्च में 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। जो ग्लाइकोजन की जो चेन होती है वो एमाइलोपेक्टिन से मिलती जुलती है। एमाइलोपेक्टिन से मिलती जुलती है, बस एक अंतर होता है,
जो स्टार्च के अंदर अमाइलोपेक्टिन होता है उसमें ज्यादा ब्रांचिंग नहीं होती, यहां ढेर सारी ब्रांचिंग होती, ठीक है, वो C166 वाली ब्रांचिंग। तो यहां पर बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है, कहां, जो ग्लाइकोजन में अमाइलोपेक्टिन होता है उसमें ज्यादा ब्रांचिंग होती है, और स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन में उसके कंपैरेटिवली कम ब्रांचिंग होती है, ठीक है। तो इसको एनिमल स्टार्च भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टार्च के अंदर जो अमाइलोपेक्टिन होता है, ग्लाइकोजन के अंदर जो भी अमाइलोपेक्टिन होता है, स्टार्च के अंदर भी अमाइलोपेक्टिन है, ग्लाइकोजन के अंदर भी अमाइलोपेक्टिन है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। एक बात याद हमेशा रखिएगा, जितने पॉलीसेकेराइड्स होते हैं सारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, यानी कि टॉलेन और फेलिन के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ओके। और जितने मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो सारे रिड्यूसिंग होते हैं, जितने मोनो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सारे रिड्यूसिंग होते हैं। तो जब भी ग्लूकोज आ जाए, फ्रक्टोज आ जाए, राइबोज आ जाए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ग्लैक्टोज, ये सारे रिड्यूसिंग शुगर है, और पॉलीसेकेराइड सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और जब डाइसेकेराइड की बात करते हैं तो हमने बता दिया था सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आया।